हे गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ना। तो इस पूरे चैप्टर में हम डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कई लोगों को डेकोरेटर समझ नहीं आता, बट आई प्रॉमिस मैं आपको समझा दूंगा। कई टीचर्स डेकोरेटर्स जैसे टॉपिक को स्किप कर देते हैं, बट आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो पाइथन को यूनिक बनाता है और इसका हम यूज़ भी करेंगे। कई लोग इसको सीख लेते हैं बट इसको यूज़ नहीं कर पाते। हम इसको यूज़ करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेकोरेटर्स है क्या। तो डेकोरेटर्स पढ़ने से पहले हमें कई और चीज़ें सीखनी होगी। फॉर एग्जांपल हम थोड़े फंक्शन के बारे में कुछ और जानेंगे। हम फर्स्ट क्लास फंक्शन या फिर कहें तो क्लोजर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम डेकोरेटर्स को समझेंगे ताकि हमें डेकोरेटर्स के बारे में अच्छे से समझ आए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की। तो हम फंक्शन को सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, स्क्वायर, और फिर स्क्वायर के अंदर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 7। तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न में क्या देगा, 7 का स्क्वायर 49। और मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ एस नाम के। तो ओके, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ एस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं, तो ये देखिए 49 मेरे पास आंसर आ रहा है। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं, सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन को ना कॉल करूँ, अब देखिए ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये हो क्या रहा है। आपने एक वेरिएबल बनाया है एस, उसमें आपने फंक्शन को असाइन किया है बट फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब आप इस एस नाम के वेरिएबल को अपने फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं लिखूँ एस और ब्रैकेट में 7, अब तो ये मुझे रिटर्न में देगा एस 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये बिल्कुल काम करेगा स्क्वायर की तरह। देखिए 49, एक्चुअली ये एस और स्क्वायर सेम है। हम इस वेरिएबल में स्क्वायर को असाइन कर रहे हैं, या फिर कहें तो ये एस इसी स्क्वायर को पॉइंट कर रहा है। मतलब चाहे आप एस यूज़ कीजिए चाहे आप स्क्वायर यूज़ कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको नहीं यकीन होता, अगर मैं देखिए, अगर मैं प्रिंट कराऊँ एस डॉट नेम, मतलब एस जो फंक्शन है उसका नाम क्या है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। देखिए, तो देखिए एस का नाम क्या है, स्क्वायर, ठीक है। और ये सेम काम अगर मैं फंक्शन वाले जो हमने फंक्शन डिफाइन किया स्क्वायर उसके लिए करूँ, अब देखिए अब क्या हो रहा है। तो स्क्वायर स्क्वायर मतलब एस और स्क्वायर दोनों सेम है, ठीक है। अगर मैं सिंपली लिखूँ प्रिंट एस, मतलब मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, मैं फंक्शन को प्रिंट करवा रहा हूँ सिर्फ। इससे क्या होगा, मुझे पता लग जाएगा कि ये सेम लोकेशन पे है अपनी मेमोरी के अंदर या नहीं। देखिए, तो ये देखिए अगर मैं एस को प्रिंट कराऊँ चाहे स्क्वायर को प्रिंट कराऊँ, देखिए दोनों केस में दोनों में फंक्शन स्क्वायर ही है, चाहे एस हो चाहे स्क्वायर हो, क्योंकि ये जो स्क्वायर है और ये एस है, ये एक ही है। एस बस पॉइंट कर रहा है स्क्वायर को, ठीक है। ये देखिए एस क्या है, स्क्वायर फंक्शन है जो किस मेमोरी लोकेशन पे है, इस मेमोरी लोकेशन पे, और स्क्वायर भी एक फंक्शन है जो इस मेमोरी लोकेशन पे है। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। कहीं ये सिंटैक्स आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यही समझाना चाहता था आज के इस वीडियो में। हे गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट कैसे पास कराएं। तो इसका एक पहले एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमने एक पढ़ा था मैप फंक्शन, या हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। तो मैप फंक्शन क्या करता था, देखिए फॉर एग्जांपल है आपके पास एक लिस्ट जिसमें कुछ नंबर है 1 2 3 4, और मैप फंक्शन में आप पहला आर्गुमेंट क्या पास कराते थे, एक फंक्शन। फंक्शन कैसा फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैं पुराने वाले एग्जांपल से एक फंक्शन उठाता हूँ अपना स्क्वायर वाला, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन का यहाँ पे नाम लिखता था स्क्वायर, और मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट में पास कराता था, और मेरी लिस्ट में जितने भी नंबर हैं सबका स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं और जो मैप ऑब्जेक्ट है उसको मैं लिस्ट में चेंज करूं, तो अब क्या होगा, मेरे पास जितने भी नंबर हैं उन सबका स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको प्रिंट रन करूं, तो देखिए 1 4 9 16। तो ये मैप जो फंक्शन है
ये एज आर्गूमेंट क्या ले रहा है, एक फंक्शन ले रहा है। तो आज हम ऐसा खुद का फंक्शन बनाएंगे जो एज अ आर्गूमेंट लेगा एक फंक्शन। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने आपको क्यों बताया, क्यों रिवाइज कराया थोड़ा सा। चलिए, ऐसा फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले फंक्शन नहीं बनाना तो डेफ कीवर्ड, उसके बाद मैं माई मैप अपने फंक्शन का नाम रख देता हूँ, माई मैप। ओके, और ये फंक्शन एज अ आर्गूमेंट क्या लेगा, एक फंक लेगा, मतलब कि एक फंक्शन, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब एक फंक्शन लेगा। उसके बाद एक लेगा इटरेबल, तो इटरेबल को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आई या एल। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए उसके बाद आपको करना क्या है, हर एक आइटम उठानी है इस लिस्ट की या टूपल की, किसी भी आपके इटरेबल की, हर एक आइटम को उठाना है और इस फंक्शन को कॉल करना है और इस फंक्शन में पास करानी है आइटम्स, ठीक है। तो देखिए, तो मैं फंक्शन को करता हूँ कॉल, ठीक है। फंक्शन को कॉल करूँगा तो पहली बार जब फंक्शन कॉल होगा तो मैं पास कराऊंगा पहली आइटम, दूसरी बार फंक्शन को कॉल करूँगा पास करूँगा दूसरी आइटम, और रिटर्न करूँगा एक लिस्ट। तो मैं यहाँ पे फॉर आइटम इन एल, यहाँ पे मैं फंक यहाँ पे आइटम पास करा दूंगा और इसे अपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अपेंड करने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ अपनी, जिसका नाम रखता हूँ मैं न्यू लिस्ट। ओके, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड फंक ऑफ आइटम। बस इतना करना है मुझे, इसको मैं इंडेंट करता हूँ और मेरा काम हो चुका है। अब मैं रिटर्न करता हूँ न्यू लिस्ट। तो ये देखिए, मैं अपना खुद का फंक्शन डिफाइन कर चुका हूँ। तो इसको फिर से देखते हैं एक बार। मैंने फंक्शन का नाम रखा माई मैप। ये फंक्शन एज अ इनपुट क्या लेगा, एक फंक्शन, और साथ में एक लिस्ट टूपल कोई भी ट्रेबल। मैं यहाँ पे फंक्शन लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, बस यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, खाली लिस्ट, न्यू लिस्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, इस लिस्ट में या इस टूपल में जितने भी आइटम थे मैंने उन सब को उठाया, ठीक है, और उसको मैंने इस फंक्शन में पास कराया, और जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने अपेंड कराया इस लिस्ट में। तो यही काम कर रहा है ये फॉर लूप। जब पहली बार इस लिस्ट में जो पहली आइटम होगी तो उस आइटम को मैंने पास कराया इस फंक में, फंक्शन में, और फिर मैंने जो रिजल्ट आया उसको अपेंड कराया न्यू लिस्ट में। तो ये काम बिल्कुल सिंपल है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब इस फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं। तो मेरे फंक्शन का नाम है माई मैप। तो पहला आर्गूमेंट क्या, मैं एक फंक्शन पास कराता हूँ, फॉर एग्जांपल स्क्वायर नाम का, और साथ में जो स्क्वायर ऊपर डिफाइन है, और साथ में मैं क्या पास कराता हूँ, एक लिस्ट, जो एक लिस्ट डिफाइन है। तो अब क्या होना चाहिए मेरे पास, अब मेरे पास सबका स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए 1 4 9 16। अब जब हम ओरिजिनल मैप फंक्शन, बिल्ट इन मैप फंक्शन यूज़ करते थे तो हम यहाँ पे फंक्शन अलग से डिफाइन नहीं करते थे। हम यहाँ पे क्या करते थे, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होगा, लैम्डा ए, और रिजल्ट में ए का स्क्वायर, मतलब एक फंक्शन एक इनपुट लेगा और रिटर्न करेगा उसका स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसे करता था तो भी मेरे पास सेम आउटपुट आती थी। देखिए 1 4 9 16। और सेम काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जो मैंने अपना फंक्शन डिफाइन किया मैं उसमें भी यूज़ कर सकता हूँ लैम्डा एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मुझे क्यूब फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, लैम्डा एज अ इनपुट एक नंबर चाहेगा और मुझे रिटर्न में मिलेगा उसका क्यूब। तो आई होप आपको लैम्डा एक्सप्रेशन का तो क्लियर होंगे ही, क्योंकि हम पहले बहुत कर चुके हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस। तो ये देखिए 1 नेट 27 64 मेरे पास बिल्कुल सही इनपुट आ रहा है। बस ये फंक्शन बिल्कुल मैप फंक्शन की तरह काम कर रहा है हमारा फंक्शन। बस इसमें क्या हो रहा था, हमारे ओरिजिनल मैप फंक्शन में हमें मैप ऑब्जेक्ट मिल रहा था, और हम अपने फंक्शन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे जनरेटर्स। बट अभी के लिए ये मैप फंक्शन हमारे लिए बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यही सिखाना चाहता था कि हम खुद का मैप फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और फंक्शन कैसे एज अ आर्गूमेंट एक फंक्शन ले सकता है। और एक और बात, अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये काम मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से क्यों नहीं किया। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से आप ये काम कर सकते हैं, तो मैं करके दिखा दूँ आपको। तो डिफाइन माई मैप टू, ये एज इनपुट लेगा एक फंक्शन और साथ में एक इटरेबल, इसको मैं लिख रहा हूँ एल। उसके बाद तो न्यू
लिस्ट, ठीक है। तो इस लिस्ट में मैं क्या करना है, मुझे अपेंड क्या करना है, अपेंड करना है ये चीज़, ठीक है। तो जो हर एक आइटम के लिए जो फंक्शन कॉल करूँगा उसका जो रिजल्ट आएगा उसको अपेंड करूँगा, ठीक है। और फॉर आइटम इन एल, ठीक है, उसको अपेंड करके ये लिस्ट बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। इसका नाम मुझे न्यू लिस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सिंपली एक लिस्ट रख सकता हूँ और रिटर्न कर दूंगा इसको, ओके। तो ये है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। तो अब हम माई मैप 2 को यूज़ करके देखते हैं। माई मैप 2, देखिए 1 है 27 64, ओके। हे गाइस, वेलकम। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम फंक्शन के अंदर पास कराने वाला फंक्शन कैसे बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम फंक्शन से फंक्शन कैसे रिटर्न करा सकते हैं। देखिए, अभी तक हम सिंपल सा फंक्शन बनाते थे, डिफाइन स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर ने एक इनपुट ली और रिटर्न कर दिया ए का स्क्वायर। बट आज हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू। बट आज हम सीखेंगे कि हम फंक्शन से फंक्शन को कैसे रिटर्न करें। अभी सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, बट अजीब नहीं है। डेकोरेटर को सीखने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ आउटर फंक, ओके। आउटर फंक क्या करेगा, आउटर फंक एज अ इनपुट कुछ नहीं ले रहा अभी के लिए। मैं इसके अंदर एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूँ, इनर फंक, ओके। इनर फंक्शन भी कुछ नहीं ले रहा। इनर फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ प्रिंट इनसाइड इनर फंक, ओके। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ इनर फंक। देखिए, मैं सिर्फ इनर फंक लिख रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। अब पहले इसको समझते हैं मैंने लिखा क्या है। देखिए, मेरे फंक्शन का नाम है आउटर फंक, ठीक है, ये मेरे फंक्शन का नाम है। इस आउटर फंक्शन के अंदर मैंने एक इनर फंक्शन बनाया है, और ये आउटर फंक्शन क्या कर रहा है, इस इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। अभी इसको यूज करके देखते हैं। देखिए, अभी तक हम क्या करते थे, अपने फंक्शन को कॉल करते थे, ठीक है। अभी भी हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे आउटर फंक, ठीक है। ये जो रिटर्न करेगा, आउटर फंक जो रिटर्न करेगा, ठीक है, उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूं, ठीक है। वेरिएबल का नाम रख देता हूं मैं वार, कुछ भी रख लेता हूं, ठीक है। देखिए, मैंने आउटर फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, मतलब रन किया। आउटर फंक्शन ने रन होकर क्या दिया, इनर फंक्शन, ठीक है। और इस इनर फंक्शन को मैंने असाइन कराया इस वेरिएबल वार नाम के वेरिएबल में। और अब आप ध्यान से देखिए, ये इनर फंक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इनर फंक है। अभी मैंने इनर फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया। अभी देखिए, अगर मैं रन करूंगा इसको, कुछ नहीं होगा। ये देखिए, अभी कुछ नहीं प्रिंट हो रहा, ठीक है। बट जैसे ही मैं वार को एग्जीक्यूट करूं, वार में ऐसे पैरेंथेसिस लगाऊं, अब देखना क्या होगा। तो ये देखिए, इनसाइड इनर फंक, ये मेरे पास प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस आउटर फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, इनर फंक्शन, ठीक है। और इनर फंक्शन को हमने किस में असाइन कर दिया, इस वार नाम के वेरिएबल में, ओके। और फिर हमने इस वार नाम के वेरिएबल को एग्जीक्यूट किया, मतलब हमने इनर फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दूं, ठीक है, अब क्या होगा, अब इस आउटर नाम के फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, इनर फंक्शन, ठीक है। और इनर फंक्शन कैसा रिटर्न किया, एग्जीक्यूट करके रिटर्न किया, ठीक है। या फिर मैं सिंपली ऐसे करूं तो देखिए क्या होगा। देखिए, इनसाइड इनर फंक, क्योंकि ये प्रिंट कर रहा है, डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे हम ऐसा नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम ऐसे ही यूज करेंगे इसको, वार, सिंपली वार लिख के, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा जब तक हम वार को एग्जीक्यूट ना करें, ओके। तो इसको कहते हैं कि फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मैं डिफाइन करता हूं आउटर फंक 2। आउटर फंक 2 एज अ इनपुट एक मैसेज लेगा या कुछ भी लेगा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद डिफाइन इनर फंक 2। इनर फंक क्या करेगा, इनर फंक एज अ इनपुट कुछ नहीं लेगा। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे
जो आउटर फंक्शन में मैसेज गया था। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अभी समझ आएगा 2 मिनट में। यहां पे लिखिए मैसेजेस MSG, उसके बाद मैं रिटर्न करता हूं, यहां पे इनर लिखता हूं मैं, इनर फंक 2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। देखिए अब मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल में, var नाम के वेरिएबल में क्या करता हूं, आउटर फंक 2 को कॉल करके जो भी ये रिटर्न करेगा वो किस में साइन करूं मैं, var नाम के वेरिएबल में। ठीक है, बट अब ध्यान दीजिए आउटर फंक 2 एज अ इनपुट एक मैसेज ले रहा है। ठीक है, मैं यहां पे मैसेज लिख देता हूं कुछ भी, हाय देयर। ओके, अब ये देखिए क्या होगा, अब इसने क्या किया है, रिटर्न इनर फंक 2। ठीक है, और इनर फंक क्या करेगा, अगर मैं इनर फंक को एग्जीक्यूट करूं, इनर फंक को कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, वार और फिर पैरेंथेसिस। इनर फंक को एग्जीक्यूट करूंगा अगर मैं, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मैसेज इज हाय देयर। ओके, अब देखते हैं इसको रन करके, ये देखिए मैसेज इज हाय देयर। अगर मैं यहां पे मैसेज चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल हाई की जगह मैं हेलो करूंगा, तो भी चेंज हो जाएगा। देखिए मैसेज इज हेलो देयर। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हम फंक्शन के अंदर से फंक्शन कैसे रिटर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। हे गाइस वेलकम। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम फंक्शन से फंक्शन कैसे रिटर्न करा सकते हैं, हमने इसकी बात की थी। तो इसको हम क्लोजर भी बोलते हैं या फिर हम इसको फर्स्ट क्लास फंक्शन भी बोलते हैं, और आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, तो आप आसानी से डिफाइन कर देंगे। अगर मान लो आपको ऐसा फंक्शन बनाना है जो क्यूब रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो क्यूब रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा फंक्शन बनाना है जो किसी की पावर 4 रिटर्न करेगा, तो ऐसा फंक्शन भी आप बना देंगे। ठीक है, बट अलग अलग फंक्शन बनाने की बजाय अगर हम क्या करें, एक ही फंक्शन बना लें और उसी फंक्शन से हम कैसा मर्जी फंक्शन बना लें, उसी फंक्शन से हम क्यूब भी कर लें, स्क्वायर भी कर लें, सब कुछ कर लें, तो सही रहेगा। तो वो काम हम कर सकते हैं फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन वाले कंसेप्ट से। देखिए मैं फंक्शन का नाम रखता हूं 2 पावर। ओके, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक पावर लेगा, मतलब स्क्वायर के लिए 2, क्यूब के लिए 3। तो मैं यहां पे लिखता हूं x। अब क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर एक नया फंक्शन बनाता हूं, कैलकुलेट पावर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमें बताना एक नंबर, ठीक है, जिसकी हम क्यूब या स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वो नंबर है n, और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, देखिए पावर क्या है हमारी x, और नंबर जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, किसका, मतलब कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, और मतलब कि x की, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है 4 या 3, और n की वैल्यू है 2। तो अब यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, देखिए 2 की पावर 3। ठीक है, मतलब आप रिटर्न कराएंगे n की पावर x। तो मैं यहाँ पे n कर देता हूँ और यहाँ पे x कर देता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, ये रिटर्न करेगा कैलकुलेट पावर। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल क्यूब के लिए एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मतलब कि मुझे किसी का क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 पावर, इसमें लिख दूंगा 3, उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्यूब, और यहाँ पे लिख दूंगा किसका क्यूब निकालना है, मुझे क्यूब निकालना है 5 का। ठीक है, तो ये मेरे पास जो भी ये रिटर्न करेगा मैं उसको कराऊंगा प्रिंट। तो ऐसे देखिए मेरा बन चुका है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये देखिए 125। ठीक है, 5 का क्यूब 125। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे क्यूब निकालना है 2 का, ये देखिए 8। ये देखिए कितना अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका। फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर के लिए करना है कुछ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 2 पावर, यहाँ पे लिखूंगा 2,
और यहाँ पे प्रिंट करूँगा, किसका स्क्वायर निकालना है मुझे, पहले मैं अपने स्क्वायर वाला जो फंक्शन है वो, और स्क्वायर मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल 4 का। तो मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, 16। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ देखिए, उसमें मैंने समझाया था कि आप ऐसा फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो, काम कैसे करता है। देखिए अभी आपने क्या किया, 2 पावर फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, इसमें आपने पास कराया 3, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसने रिटर्न किया इस 2 पावर वाले फंक्शन ने रिटर्न किया एक ये फंक्शन कैलकुलेट पावर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस क्यूब इसकी तरह ट्रीट करेगा कैलकुलेट पावर की तरह। अब हमने कैलकुलेट पावर को रिटर्न किया क्यूब लिख के, और पैरेंथेसिस में हमने वैल्यू पास कराई n, ठीक है, मतलब 2। तो 2 की पावर 3 कैलकुलेट होकर आ रही है हमारे पास 8। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस वेलकम। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेकोरेटर्स की। आज हम सीखेंगे डेकोरेटर्स। हमने जो डेकोरेटर्स सीखने के लिए सीखना था वो हम सीख चुके हैं, तो आज हम फाइनली डेकोरेटर्स सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेकोरेटर्स होते क्या हैं। डेकोरेटर्स दूसरे फंक्शंस की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उनको एनहांस करते हैं। तो अब बात करते हैं डेकोरेटर्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो डेकोरेटर्स को डिफ़ाइन करने से पहले देखते हैं कि हमें डेकोरेटर डिफ़ाइन क्यों करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है func1। मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ आप अभी के लिए समझाने के लिए, बाद में हम इसका रियल प्रोग्रामिंग में यूज़ क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ func1 जो सिंपली क्या करेगा, प्रिंट दिस इज func1। एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ मैं func2, और जो प्रिंट करेगा सिंपली दिस इज func2। ओके, अब अगर मैं func1 को रन करूँ या func2 को रन करूँ तो सेम लाइन प्रिंट होगी, दिस इज func1, इसमें प्रिंट होगी दिस इज func2। बट मैं चाहता हूँ जब मैं func1 को कॉल करूँ तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट हो। वो लाइन क्या हो, दिस इज ऑसम फंक्शन, और ये सेम लाइन प्रिंट हो अगर मैं func2 को कॉल करूं। तो देखिए, बट मैं इस फंक्शन के कोड को चेंज नहीं करना चाहता, मतलब मैं func1 के कोड को नहीं चेंज करना चाहता। func1 का जो कोड है वो है, और func2 के कोड को भी चेंज नहीं करना चाहता, जो func2 का कोड है वो है। अब मैं चाहता हूं अगर मैं चाहे मैं func1 को कॉल करूं चाहे मैं func2 को कॉल करूं, तो दोनों के लिए मेरे पास ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, दिस इज ऑसम फंक्शन। अगर मैं अभी करूंगा तो देखिए दिस इज func1, दिस इज func2। देखिए अब आप चाहते हैं कि आपको अपना फंक्शन का कोड भी नहीं चेंज करना, ठीक है, और आप चाहते हैं कि दोनों फंक्शन को जब आप रन करें तो ये एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो, आपके फंक्शन में एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो, मतलब आप इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं डेकोरेटर्स को यूज़ करके। तो डेकोरेटर क्या है, डेकोरेटर एक फंक्शन ही है जो दूसरे फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एनहांस करेगा। तो हम डेकोरेटर को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैं अपने डेकोरेटर फंक्शन का नाम रखता हूं डेकोरेटर फंक्शन। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख रहा हूं डेकोरेटर फंक्शन। देखिए अब डेकोरेटर फंक्शन को किसी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना है, तो वो डेकोरेटर फंक्शन एज अ इनपुट क्या लेगा, एज अ इनपुट वो एक फंक्शन तो लेगा ही। और डेकोरेटर फंक्शन कौन से फंक्शन को ले सकता है, किसी भी फंक्शन को ले सकता है डेकोरेटर फंक्शन। तो मैं एनी फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, डेकोरेटर फंक्शन किसी भी फंक्शन को लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डेकोरेटर फंक्शन में पास करा दिया func1, तो डेकोरेटर फंक्शन क्या करेगा, इस func1 की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पास करा दिया func2, तो ये इस func2 की फंक्शनैलिटी को एनहांस करेगा। तो कैसे करेगा वो देखिए यहाँ पे डेकोरेटर फंक्शन क्या करता है, अपने अंदर एक नया फंक्शन डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको बोलता हूँ रैपर फंक्शन। और हम अब देखिए क्या होगा, डेकोरेटर फंक्शन को हमने काम दिया कि डेकोरेटर फंक्शन तूने हमारे फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना है। तो डेकोरेटर फंक्शन ने पहले क्या लिया, फंक्शन लिया, ठीक है, जिस भी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना चाहता है। उसके बाद उसने
रैपर फंक्शन, अपने अंदर एक रैपर फंक्शन बनाया, और इस रैपर फंक्शन में वो क्या करेगा, पहले तो फंक्शनैलिटी ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी फंक्शनैलिटी क्या थी, हमें ये लाइन ऐड करनी है अपने फंक्शन को रन करने से पहले। तो मैंने क्या किया, पहले तो ये लाइन ऐड कर दी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या किया, एनी फंक्शन, जो भी हम फंक्शन पास कराएंगे उसको रन करेंगे। अब इतना देखिए पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इस फंक1 को कॉल करना है, ठीक है। अगर आप फंक1 को कॉल करने की बजाय आप क्या करो, पहले इस फंक1 को इस डेकोरेटर फंक्शन में एज अ इनपुट पास करा दो और फिर इस रैपर फंक्शन को कॉल कर दो। इससे क्या होगा, देखिए रैपर फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा, तो पहले तो ये लाइन प्रिंट होगी दिस इज ऑसम फंक्शन, और फिर आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा दिस इज फंक्शन1। तो ये जो डेकोरेटर फंक्शन है ये रिटर्न में क्या देगा आपको, रिटर्न में देगा रैपर फंक्शन। अब इसको अच्छे से समझते हैं होगा क्या यहाँ पे। देखिए आपको फंक्शन1 की फंक्शनैलिटी को क्या करना है, एनहांस करना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिए किसी भी नाम का var1, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, इस डेकोरेटर फंक्शन को कॉल कीजिए यहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डेकोरेटर फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे मैंने अपना फंक्शन पास कराया फंक1, मतलब डेकोरेटर फंक्शन ने फंक्शन1 ले लिया फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए। अब डेकोरेटर फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा इस रैपर फंक्शन को। मतलब अब वार में क्या है, वार में एक रैपर फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इस रैपर फंक्शन को रन करूंगा तो क्या होगा, देखिए मतलब कि अगर मैं वार को रन करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो रैपर फंक्शन रन होगा, रैपर फंक्शन जैसे रन होगा तो क्या होगा, पहले ये लाइन प्रिंट होगी दिस इज ऑसम फंक्शन, उसके बाद हमारा जो एनी फंक्शन मतलब फंक1 कॉल हो जाएगा, इसका मतलब दिस इज फंक्शन1 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करके देखूं तो देखिए दिस इज ऑसम फंक्शन, दिस इज फंक्शन1, मतलब कि हमने इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एनहांस कर लिया और हमने इसकी कोड को भी चेंज नहीं करा, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे फंक2 पास कराऊं तो फंक्शन2 की फंक्शनैलिटी एनहांस हो चुकी है, दिस इज ऑसम फंक्शन और दिस इज फंक्शन2, ओके। अब यहाँ पे आप वार लिखने की बजाय आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने फंक का नाम, मतलब फंक्शन1, ओके। और यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद अपने फंक1 को कॉल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल सही है, ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए दिस इज ऑसम फंक्शन, दिस इज फंक्शन1, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट। अब बात करते हैं सिंटैक्टिक शुगर की, ठीक है। तो पाइथन में क्या होता है, एक @ सिंबल होता है, ठीक है, जो हम डेकोरेटर्स के लिए यूज करते हैं। ये कैसे यूज करते हैं, देखिए अभी हमने फंक1 में क्या किया, डेकोरेटर फंक्शन को कॉल किया और उसमें पास कराया अपना फंक1, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, हमारा जो फंक्शन1 की फंक्शनैलिटी एनहांस हो रही थी, ठीक है। बट इसको लिखने की जगह अगर मैं यहाँ पे फंक्शन1 को डिफाइन करने से पहले लिख दूं @ और अपने डेकोरेटर फंक्शन का नाम, इससे क्या होगा, मेरे फंक्शन1 की फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जब भी मैं फंक्शन1 को कॉल करूंगा पहले दिस इज ऑसम फंक्शन प्रिंट होगा, उसके बाद प्रिंट होगा दिस इज फंक्शन1। तो देखते हैं इसको कॉल करके। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ फंक्शन1 को, ठीक है। मैंने फंक्शन1 को कॉल किया सिंपली, और अब देखिए क्या हो रहा है, दिस इज ऑसम फंक्शन, दिस इज फंक्शन1। तो आप ये शॉर्टकट है, दिस इज शॉर्टकट, ठीक है। इसको सिंटैक्टिक शुगर बोलते हैं, ठीक है, @ सिंबल। अब ये काफ़ी रीड करने में काफ़ी इजी है, मतलब जैसे मैंने फंक्शन1 को डिफाइन कर दिया, उससे पहले लिख दिया डेकोरेटर फंक्शन, अपने फंक्शन का डेकोरेटर फंक्शन का नाम। इससे क्या होगा, फंक्शन1 की फंक्शनैलिटी एनहांस हो जाएगी। मतलब जब भी मैं फंक्शन1 को कॉल करूंगा तो पहले दिस इज ऑसम फंक्शन प्रिंट होगा, उसके बाद मेरा फंक्शन रन होगा, ठीक है। ऐसे ही काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ @ डेकोरेटर फंक्शन। इससे क्या होगा, फंक्शन2 की फंक्शनैलिटी भी एनहांस हो चुकी है। जब भी मैं फंक्शन2 को कॉल करूंगा तो पहले ये लाइन प्रिंट होगी दिस इज ऑसम फंक्शन, उसके बाद फंक्शन2। तो मैं यहाँ पे फंक्शन2 को कॉल करके देखता हूँ, ये देखिए पहले फंक्शन1 कॉल हो रहा है दिस इज ऑसम फंक्शन, दिस इज फंक्शन1, उसके बाद दिस इज ऑसम फंक्शन, दिस इज फंक्शन2। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। हे गाइस वेलकम। तो लास्ट वीडियो में हमने एक डेकोरेटर फंक्शन बना लिया था, और इस डेकोरेटर फंक्शन में हमने देखा था कि कैसे डेकोरेटर फंक्शन दूसरे फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एनहांस करता है।
बट इस डेकोरेटर फंक्शन में छोटी सी प्रॉब्लम है जो आज हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये मेरा डेकोरेटर फंक्शन है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, डिफाइन करता हूँ मैं फंक, जो सिंपली प्रिंट करेगा दिस इज फंक्शन, ओके। और अगर मुझे इसको डेकोरेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर @ और यहाँ पे डेकोरेटर फंक्शन। अगर आपको ये नहीं समझ आया कि यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं अब फंक को कॉल करूँ, अपने फंक को कॉल करूँ, तो ये देखिए दिस इज ऑसम फंक्शन, दिस इज फंक्शन, ये बिल्कुल सही है। बट अगर मैं मेरे फंक्शन कुछ ऐसा हो जिसमें मैं 2 वैल्यू पास कराऊँ या एक वैल्यू पास कराऊँ, फॉर एग्जांपल फंक क्या करेगा, एक वैल्यू लेगा एज अ इनपुट, दिस इज फंक्शन, ठीक है, विद आर्ग्यूमेंट ए। तो अगर मेरा ये फंक्शन कुछ ऐसा है और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल वैल्यू पास करा दूँ 7 जब इसको कॉल करूँगा, अब देखिए मेरे पास एक एरर आएगी। एरर क्या आएगी, रैपर फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट्स बट 1 वाज गिवन। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए एक्चुअली में हम यहाँ पे डेकोरेटर फंक्शन में करते क्या हैं, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ उस लाइन को। हम करते क्या हैं, हम पहले एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल फंक नाम का फंक्शन है, फंक नाम का वेरिएबल, उसमें हम क्या करते हैं, डेकोरेटर फंक्शन में कॉल करते हैं अपने फंक को, ओके। तो ये डेकोरेटर फंक्शन एज अ इनपुट लेता है हमारा फंक्शन और रिटर्न करता है रैपर फंक्शन, और फिर हम इसको फंक को यूज़ करके अपने रैपर फंक्शन को कॉल करते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, रैपर फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक आर्गूमेंट डालना पड़ेगा, बट रैपर फंक्शन तो एक भी आर्गूमेंट नहीं ले रहा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसको सोल्यूशन हमारे पास है, हम यहाँ पे स्टार आर्क्स और डबल स्टार क्वार्क्स ये ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आर्क्स और क्वार्क्स क्या है, तो मैं एडवांस फ्लेक्सिबल फंक्शंस वाले चैप्टर में पहले ही करवा चुका हूँ, आप देख सकते हैं वो चैप्टर, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, फंक्शन जितने मर्जी आर्गूमेंट ले सकता है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब फंक्शन को रन करूँगा तो भी मैं कैसे रन करूँगा, स्टार आर्क्स और डबल स्टार क्वार्क्स। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। बट अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ इस लाइन को, और फिर से अपने फंक को कॉल करता हूँ और पास कराता हूँ 7। अब देखते हैं क्या, ये देखिए दिस इज ऑसम फंक्शन एंड दिस इज फंक्शन विद आर्गूमेंट 7। और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है, इसको मैं हटाऊँ यहाँ से, तो मेरे फंक्शन का नाम है ऐड, जो 2 नंबर लेगा। ये मैं नया फंक्शन बना के आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इस डेकोरेटर फंक्शन में एक छोटी सी प्रॉब्लम और है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और ये फंक्शन रिटर्न करेगा, यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करवा रहा कुछ, यहाँ पे मैं रिटर्न करा रहा हूँ। देखिए जब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा था कुछ, ठीक है, तो मेरे रैपर फंक्शन में जब मेरा फंक्शन कॉल होता था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट हो जाता था, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ a+b, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी डेकोरेट करता हूँ अपने डेकोरेटर फंक्शन से, डेकोरेटर फंक्शन, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, ऐड फंक्शन, इसको कॉल करता हूँ, इसमें पास करता हूँ 2,3। तो क्या होगा, तो देखिए दिस इज ऑसम फंक्शन। यहाँ पे मेरे पास 5 प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों 5 प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रिटर्न करा रहा है तो हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं ऐसे, बट अभी आप देखना यहाँ पे जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आ रहा है नन, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे नन क्यों आ रहा है। यहाँ पे नन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अपने सिंपली फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पे हम इस फंक्शन को रिटर्न करेंगे तो ही तो क्या होगा, तो ही तो कुछ रिटर्न कर पाएगा, ओके। अब देखो, देखिए दिस इज ऑसम फंक्शन, दिस इज 5। तो अभी हमारा ये डेकोरेटर फंक्शन बिल्कुल कंप्लीट है। बट देखिए अब मैं इसको फंक को भी कॉल करूं तो भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे मैं 5 पास कराता हूँ, दिस इज ऑसम फंक्शन, दिस इज फंक्शन विद आर्गूमेंट 5, दिस इज ऑसम फंक्शन और 5। तो इस डेकोरेटर फंक्शन में आपने क्या सीखा, डेकोरेटर फंक्शन कैसे डिफाइन करना है। यहाँ पे अगर आप सिर्फ कॉल करवाएंगे अपने फंक्शन को तो क्या होगा,
तो आपका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉल होगा। तो जो प्रिंट वाली लाइन्स हैं वो तो सही काम करेंगी, बट जो जिस फंक्शन में आप रिटर्न कराएंगे तो उस फंक्शन के लिए आपका डेकोरेटर फंक्शन अच्छे से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे रिटर्न लिखिए, चाहे आपका फंक्शन कुछ प्रिंट करवा रहा है या नहीं, आपको हमेशा रिटर्न लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको हमेशा रैपर फंक्शन तो रिटर्न कराना ही है। उसके बाद इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और रह चुकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम। तो हमने डेकोरेटर सीख लिया है कि हम डेकोरेटर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं। बट आज एक बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो में डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में बताया था। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? एक सिंपली आप फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो उसकी पहली लाइन में सिंगल ट्रिपल कोट्स या सिंगल डबल कोट्स के बीच में आप डॉक स्ट्रिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डॉक स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, दिस इज रैपर फंक्शन। ये इस फंक्शन के लिए डॉक स्ट्रिंग है। और ऐसे ही मैं ऐड फंक्शन के लिए डॉक स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, दिस इज ऐड फंक्शन। तो यहाँ मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया डॉक स्ट्रिंग में। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट कराता हूँ, ऐड डॉट डबल अंडरस्कोर, उसके बाद डॉक, उसके बाद डबल अंडरस्कोर, इसके बाद मैं इसको कराता हूँ प्रिंट। और अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा मेरे पास। तो ये देखिए, दिस इज रैपर फंक्शन। अब सोचने वाली बात यह है कि मैं डॉक स्ट्रिंग तो ऐड फंक्शन की करा रहा हूँ और मेरे पास डॉक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है रैपर फंक्शन की। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को डेकोरेट किया, इनडायरेक्टली हम रैपर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। बट अब इसको सोल्व कैसे करें प्रॉब्लम को, ठीक है। इसको सोल्व करने से पहले एक और बात, अगर मैं यहाँ पे ऐड फंक्शन का नेम भी प्रिंट कराऊँ तो देखना ऐड फंक्शन का नेम क्या प्रिंट होगा। तो ऐड फंक्शन का नेम भी रैपर फंक्शन प्रिंट हो रहा है। तो ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आप अपना कोड किसी को देंगे जिसमें आपने अपने फंक्शंस में डॉक स्ट्रिंग लिखी हुई है यूज़र की हेल्प के लिए, तो ये यूजलेस हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसका नाम है इंपोर्ट। ये मॉड्यूल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक पूरा चैप्टर बनेगा मॉड्यूल्स के ऊपर, तो फिक्र मत कीजिए। सिंपली आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रैप्स। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपली रैपर फंक्शन को डिफाइन करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे @ मतलब कि डेकोरेटर यूज़ कर रहे हैं जो पहले से बना हुआ है, और उस डेकोरेटर में हम पास करेंगे एनी फंक्शन। अब बिल्कुल सही है। अब अगर मैं करूँ इसको रन दोबारा, तो देखिए दिस इज ऐड फंक्शन और ऐड फंक्शन का नाम ऐड। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। आपको सिंपली ऊपर लिखना है फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रैप्स, उसके बाद आपको करना क्या है, एक @ रैप्स, उसके बाद पैरेंथेसिस में आपको लिखना है अपने फंक्शन का नाम जो भी आप पास करोगे यानी फंक्शन, ठीक है। और आने वाले चैप्टर्स में हम मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा। हे एवरीवन, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे डेकोरेटर्स की। तो लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं डेकोरेटर्स क्या होता है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, ये हम देख चुके हैं। बट आज के इस वीडियो में हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम एक डेकोरेटर डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा प्रिंट फंक्शन डेटा, ठीक है। ये डेकोरेटर क्या करेगा उसको समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है ऐड फंक्शन, जो कि एज अ पैरामीटर या एज अ आर्गूमेंट लेगा 2 नंबर और उनका करेगा सम, ठीक है। इस ऐड फंक्शन में मैंने एक डॉक स्ट्रिंग भी लिखी है, ठीक है। ऐड फंक्शन, सब्ट्रैक्ट फंक्शन या कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, अगर उस फंक्शन के साथ आप इस डेकोरेटर को यूज़ करोगे जो हम अभी डिफाइन करेंगे, जो कि होगा प्रिंट फंक्शन डेटा, ठीक है। अब मान लो मैंने प्रिंट फंक्शन डेटा नाम का डेकोरेटर डिफाइन कर लिया और मैं इस फंक्शन के साथ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो आउटपुट कुछ ऐसी आएगी। सबसे पहले यू आर कॉलिंग ऐड फंक्शन, मतलब ये मेरे फंक्शन का नाम बताएगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस फंक्शन का यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता तो ये लिखता है यहाँ पे यू आर कॉलिंग सब्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। जैसे मैं इस फंक्शन को रन करूँगा ऐड को, तो सबसे पहली लाइन क्या प्रिंट होगी, यू आर कॉलिंग ऐड फंक्शन। उसके बाद प्रिंट होगी इस फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग,
दिस फंक्शन टेक्स टू नंबर एज पैरामीटर एंड रिटर्न देयर सम। ठीक है, उसके बाद जो मेन आउटपुट है वो प्रिंट होगी। अब देखते हैं इस डेकोरेटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इस डेकोरेटर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रैप्स, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी डेकोरेटर्स के ऊपर, प्लीज़ उसे देखिए, ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद डेकोरेटर का नाम मैं रखता हूँ प्रिंट फंक्शन डेटा। ठीक है, और ये डेकोरेटर एज अ इनपुट लेगा कोई भी फंक्शन जिसको ये डेकोरेट करेगा। उसके बाद मैं रैपर फंक्शन को डिफाइन करने से पहले लिखूंगा अपना जो पहले से ही डेकोरेटर बना हुआ है रैप्स फंक्शन, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, और इसमें मैं पास कराऊंगा फंक्शन। उसके बाद मैं अपना डेकोरेटर अपना रैपर फंक्शन डिफाइन करता हूँ, डिफाइन रैपर, और रैपर फंक्शन जितने मर्जी आर्गूमेंट लेगा और साथ में जितने मर्जी कीवर्ड आर्गूमेंट लेगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो मुझे फंक्शनैलिटी ऐड करनी है मुझे वो लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक लाइन प्रिंट करानी है कि मेरे फंक्शन का नाम क्या है। ठीक है, तो यू आर कॉलिंग, यहाँ पे फंक्शन का नाम प्रिंट कराने के लिए हम लिख सकते हैं फंक्शन, उसके बाद डॉट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एफ स्ट्रिंग। ओके, तो मेरा फंक्शन का नाम यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे प्रिंट करानी है यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग। तो डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करवाएंगे, यहाँ पे फंक्शन डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर। ठीक है, उसके बाद मुझे रिटर्न करना है अपने इस फंक्शन को रन करके। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं रन करूँगा। ठीक है, और ये फंक्शन जितने मर्जी आर्क्स लेगा और जितने मर्जी कीवर्ड आर्क्स लेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं पता मैं क्यों लिख रहा हूँ आर्क्स क्वार्क्स, तो सबसे पहले तो जो मैंने आर्क्स और क्वार्क्स करवाया था चैप्टर में वो देखिए, इससे पिछले चैप्टर्स में। और उसके बाद डेकोरेटर्स वाली चैप्टर में एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आर्क्स और क्वार्क्स क्यों लिखते हैं, अब उसे देखिए, उसके बाद आपको समझ आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो मेन हमारा डेकोरेटर फंक्शन है ये रिटर्न करेगा हमारे रैपर को। ठीक है, तो ये काम हमारा हो चुका है। अब मैं इस डेकोरेटर को यूज़ करता हूँ। इस डेकोरेटर को डिफाइन करने से पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट फंक्शन डेटा, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए यू आर कॉलिंग ऐड, उसके बाद दिस फंक्शन टेक्स टू नंबर एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न देयर सम, उसके बाद 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आउटपुट बिल्कुल सही आ रही है। बस यहाँ पे मुझे करना है कि यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, एडिशन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको रन करता हूँ, देखते हैं मेरे फंक्शन का नाम सही प्रिंट होता है नहीं। तो ये देखिए, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हमने ये कैसे किया। हे गाइस, वेलकम। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, एक डेकोरेटर डिफाइन करना है जिसका नाम होगा कैलकुलेट टाइम। अगर वो डेकोरेटर आप अपने फंक्शन के साथ यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फंक, ओके, तो ये फंक्शन है आपके पास। तो अगर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका डेकोरेटर बताएगा कि इस फंक्शन को रन होने में कितना टाइम लगा। पहले फंक्शन रन हो जाएगा, उसके बाद फंक्शन को रन होने में कितना टाइम लगा वो बताएगा। तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि फंक्शन को रन होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब बात करते हैं कि हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं पाइथन में। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि इतना कोड रन होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, एक तो टाइम तब जब ये कोड हमने रन करना स्टार्ट नहीं किया, और जैसे ही ये यहाँ तक कोड ख़त्म हुआ उसके बाद का टाइम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए इस कोड को स्टार्ट होने से पहले जो टाइम लगेगा वो,
मतलब कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा है जब ये कोड का रन होना स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे T1 में लिख लेते हैं। इस T1 क्या टाइम हो रहा होगा, टाइम डॉट टाइम। तो टाइम मॉड्यूल में एक टाइम फंक्शन है जो बताएगा कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, ये टाइम आपको रिटर्न करेगा सेकेंड्स में। ओके, और इसको रन करने के बाद, इतना कोड चलने के बाद हम क्या करेंगे, अभी क्या टाइम हो रहा है, T2 टाइम डॉट टाइम। ठीक है, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, T2 माइनस T1। तो टाइम आ जाएगा कि इतना कोड रन होने में कितना टाइम लगा। देखिए अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए पहले मेरा कोड रन हो रहा है और इसको रन होने में टाइम लगा 0.0 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब इसको रन होने में कुछ टाइम नहीं लगा। ठीक है, बट अगर मैं इसको बढ़ा दूं थोड़ी लाइंस को, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। देखिए 0.005 सेकेंड लगे इसको रन होने में। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले यहाँ पे कितना टाइम हो रहा था, जब ये रन हो गया तब कितना टाइम हो रहा था, और दोनों टाइम को माइनस कर दिया, तो वही आपका आंसर है। आप इसको ट्राई करना, कई लोगों से नहीं होगा तो सॉल्यूशन वीडियो देख के देखना, मैं उसमें समझाऊंगा। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब डिफाइन करते हैं अपने डेकोरेटर को। अपने डेकोरेटर को डिफाइन करने से पहले मैं अपने वही मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ, फंक टूल्स, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रैप्स। उसके बाद डिफाइन कैलकुलेट टाइम नाम का मेरा डेकोरेटर होगा, और ये एज आर्गूमेंट लेगा एक फंक्शन। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वही काम पुराने वाला @wraps और पैरेंथेसिस में अपना फंक्शन। उसके बाद आपको करना क्या है, रैपर फंक्शन डिफाइन करना है, जो कि जितने मर्जी आर्गुमेंट्स या फिर कीवर्ड आर्गुमेंट्स ले सकता है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ का टाइम कैलकुलेट कीजिए। टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराता हूँ टाइम मॉड्यूल, और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे T1 टाइम डॉट टाइम। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने कोड को रन करना है, जो भी आपका फंक्शन होगा उसको रन करना है। देखिए उसको मैं, देखिए क्या होगा यहाँ पे, उसको मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे आर्क्स और क्वार्क्स, बट मैं यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं करूँगा। रिटर्न क्यों नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि फिर अगर मैं रिटर्न कर दूंगा तो जो मेरी एग्जीक्यूशन है वो फंक्शन से बाहर जंप कर जाएगी, तो मैं T2 कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, रिटर्न वैल्यू। जो भी ये फंक्शन रन होकर रिटर्न करेगा वो मैं यहाँ पे स्टोर करा लूँगा। और उसके बाद ये फंक्शन रन हो चुका है, मतलब अब मैं T2 कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इस जो फंक्शन को रन करने से पहले टाइम और फंक्शन को रन करने के बाद वाला जो टाइम है वो कैलकुलेट करता हूँ मैं। T2 टाइम डॉट टाइम, ओके, और टाइम डॉट टाइम। ठीक है, तो ये T2 टाइम आ चुका है, और यहाँ पे जो जितना टाइम लगेगा हमारा, वो कितना लगेगा टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इस फंक्शन को रन होने में, T2 माइनस T1। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे दिस फंक्शन टूक, यहाँ प्लेस होल्डर में लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि आप कौन सा फंक्शन रन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, फंक्शन का नाम अपने एग्जीक्यूटिंग, अपने फंक्शन का नाम फंक्शन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन प्रिंट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिटर्न वैल्यू। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करूँगा रैपर फंक्शन को,
और अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और ये फंक्शन क्या करेगा, एक से लेके जितने मर्जी नंबर्स तक की स्क्वायर फाइंड करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, स्क्वायर फाइंडर वाले फंक्शन में पास करेंगे कोई भी नंबर और उस नंबर तक हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके, स्क्वायर कैलकुलेट करके रिटर्न कराएंगे एक लिस्ट। तो एक लिस्ट रिटर्न करानी है जिसमें आपको करना क्या है, स्क्वायर करना है फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट हो गए n+1 तक, और इसको हम डेकोरेट करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट टाइम, और अपने फंक्शन को रन करते हैं। अब स्क्वायर फाइंडर, और फंक्शन में मैं पास कराता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे को 1000 तक के नंबर्स का कैलकुलेट करना है, या 1000 तक के नंबर्स का। अब मैं क्या करूँगा, बस इसको रन करता हूँ, मैं प्रिंट नहीं करवा रहा अपनी लिस्ट को, सिर्फ और सिर्फ रन कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे डॉट नेम नहीं आएगा, सिर्फ नेम आएगा। अब देखते हैं इसको रन करके। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग स्क्वायर फंक्शंस, दिस फंक्शन टुक 0.000996828 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद आप रिटर्न भी करा सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं अपनी लिस्ट को। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे एवरीवन, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम डेकोरेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे, बट डेकोरेटर्स की प्रैक्टिस करने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं और फिर हम उसको डेकोरेटर से सोल्व करेंगे। देखिए, हम ये फंक्शन डिफाइन करते थे, ये फंक्शन एज अ आर्गूमेंट जितने मर्जी नंबर लेगा और उन सब का टोटल करके मुझे रिटर्न में टोटल देगा। ऐसा काम आप इन बिल्ट सम फंक्शन से कर सकते हो, बट हम ऐसा खुद का फंक्शन बनाते थे। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। देखिए, अगर मैं अपने फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल करूँ, उसमें सारे नंबर पास कराऊँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो ये देखिए 15 आंसर आ रहा है। बट अगर मैंने इसमें कुछ अलग चीज़ पास कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने पास कर दी इसमें एक लिस्ट, ओके, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए, अनसपोर्टेड ऑपरेंड। तो ये ही प्रॉब्लम है और इसको हम सोल्व कर सकते हैं अपने डेकोरेटर से। देखिए, हम ऐसा डेकोरेटर बना सकते हैं जो फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एज अ आर्गूमेंट इंट ही ले और कोई डेटा टाइप ना ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अपना डेकोरेटर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अपने डेकोरेटर का नाम रख सकते हैं ओनली इंट अलाउ, और ओनली इंट अलाउ नाम का डेकोरेटर क्या करेगा, मेरा सिर्फ हमारे फंक्शन से एज अ आर्गूमेंट इंटीजर ही लेगा। देखिए, अगर मैं अपने डेकोरेटर को यहाँ पे यूज़ करता फिर क्या होता, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने डेकोरेटर को यहाँ पे यूज़ करता ओनली इंट अलाउ, तो उसके बाद क्या होता, जैसे ही मैं इसमें पास करता तो मेरे पास एक एरर आ जाता, या फिर मेरे पास एक मैसेज आ जाता कि आप अपने एज अ आर्गूमेंट आप लिस्ट नहीं पास करा सकते या कोई और डेटा टाइप पास नहीं करा सकते। ठीक है, तो इस डेकोरेटर को बनाते हैं। ये काम हम नॉर्मल फंक्शन से कर चुके हैं, बट आज हम इसका डेकोरेटर बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसका डेकोरेटर बनाते हैं। तो डेकोरेटर बनाने के लिए सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ रैप्स फंक टूल्स में से। तो फ्रॉम फंक टूल्स, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, बट मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम बताई थी आपको, अगर हम ऐसा ना करें तो वो हो सकती है, और वो प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस नहीं थी। आप इसको यूज़ कर सकते, नहीं भी यूज़ कर सकते, बट मुझे यूज़ करने की आदत है। फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रैप्स, उसके बाद डेकोरेटर का नाम मैं रखता हूँ ओनली इंट अलाउ, और ये डेकोरेटर एक फंक्शन लेगा, कोई भी फंक्शन ले सकता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना रैप्स यूज़ करेंगे जो हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अपना रैपर फंक्शन। तो आई होप आप सभी इससे कंफर्टेबल हो चुके होंगे कि जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ डेकोरेटर्स क्रिएट करने के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आप आर्क्स हैं जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या कोई ये आर्क्स, जो भी ये आर्क्स होंगे, ये सारे इंट है या नहीं है। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे एक लूप चला सकते हैं
और एक लिस्ट बना सकते हैं। उस लिस्ट में हम इन सभी आर्क्स के लिए डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं और फिर हम एनी या ऑल फंक्शन यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि सारा डेटा टाइप हमारे इंट है या नहीं है। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर आर्क इन आर्क्स, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, डेटा टाइप्स, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, हर एक आर्गूमेंट के लिए मैं उसका डेटा टाइप इसमें स्टोर करा लूँगा। तो डेटा टाइप कैसे स्टोर कराऊँगा, तो डेटा टाइप्स डॉट अपेंड, तो यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज़ करके जो भी आर्क का टाइप होगा वो मैं इसमें अपेंड करा लूँगा, ठीक है। और मैं फाइनली चेक करूँगा इफ़ ऑल, देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे जितने भी डेटा टाइप है वो सबको स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ट्रू और फॉल्स को, इंट के लिए ट्रू और बाकी सभी डेटा टाइप के लिए फॉल्स। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, अपेंड डेटा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू इंट। अब ये इवेल्यूएट करेगा ट्रू या फॉल्स, मतलब जो ये डेटा टाइप है अगर यहाँ पे ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे अपेंड कर देगा ट्रू, अगर डेटा टाइप हुआ मतलब कि इंट ना हुआ तो ये इवेल्यूएट होगा फॉल्स और ये हमें अपेंड कर देगा इस डेटा टाइप नाम के लिस्ट में फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ ऑल, मतलब कि जितने भी डेटा टाइप हैं, ठीक है, वो सारे इंट हैं, मतलब कि वो सारे ट्रू हैं डेटा टाइप, ठीक है। इसका मतलब हमारे सारे डेटा टाइप क्या हैं, इंट है। तो हम क्या करेंगे, अब अपना काम करते हैं, अब हम फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न फंक्शन जिसमें होगा आर्क्स और अंडरस्कोर क्वार्क्स, ओके। और इतना करने के बाद हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, इनवैलिड आर्गुमेंट्स, ओके। इतना कर सकते हैं हम। आप इस कोड को छोटा कर सकते हैं, मैं भी इसको छोटा करके दिखाऊंगा। इस सारे कोड को मैं एक लाइन में लिखूंगा अभी थोड़ी देर में, ओके। और अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इतना करने के बाद आप यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर चुके हैं, बस अभी आपको क्या करना है, आपको इससे बाहर निकलना है और रैपर फंक्शन को रिटर्न करना है अपने डेकोरेटर फंक्शन से। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे ओनली इंट अलाउ नाम का डेकोरेटर यूज़ करते हैं यहाँ पे, और अब देखते हैं अपने ऐड ऑल फंक्शन को कॉल करके। सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुई है, यहाँ पे डेटा टाइप्स आएगा यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं, ये देखिए इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और रिटर्न कर रहा है नन, ठीक है। और ये नन क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट और इसने टोटल रिटर्न नहीं किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस लिस्ट को हटा दूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 15, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब इस कोड को छोटा करते हैं, मैं आपको कहता हूँ इस कोड को छोटा करके दिखाऊंगा मैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और नया कोड लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इफ़ ऑल फंक्शन यूज़ कीजिए, यहाँ पे आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर सकते हैं। आपको अपेंड क्या करना है, टाइप ऑफ आर्ग अगर इक्वल टू इंट है तो ये वैल्यूट होगा या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और वही अपेंड करेंगे हम फॉर आर्ग इन आर्क्स। अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फंक्शन को इसको रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, या सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं इफ़ के बाहर निकल के प्रिंट इनवैलिड आर्गुमेंट्स, और यहाँ पे आप रिटर्न करा सकते हैं रैपर। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करें। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जनरेटर एक्सप्रेशंस, तो मैं आपको बताऊँगा कि जनरेटर क्या होते हैं।
तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 15 आंसर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग पास कराऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या पास कराया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग पास करा देता हूँ और अब देखते हैं इनवैलिड आर्गूमेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो लास्ट वीडियो में हमने डेकोरेटर्स की प्रैक्टिस की। हमने देखा कि हम ऐसा डेकोरेटर कैसे बना सकते हैं जो कि फोर्स करे कि एक ही डेटा टाइप को इनपुट करना है एज अ आर्गूमेंट। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेकोरेटर विद आर्गूमेंट्स। तो सबसे पहले ये बात करते हैं डेकोरेटर विद आर्गूमेंट्स का मतलब क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करेंगे और इसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, लास्ट वीडियो का एग्जांपल लेते हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और वो फंक्शन क्या था, डेकोरेटर फंक्शन। वो डेकोरेटर फंक्शन क्या इंश्योर करता था कि यूज़र एज अ डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ इंट ही इनपुट करे एज अ आर्गूमेंट जब वो अपने फंक्शन को कॉल करेगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ही एज अ आर्गूमेंट जाए, तो उसके लिए आप सेम ऐसा डेकोरेटर फिर से डिफाइन करोगे। अगर आप चाहते हो आपके डेकोरेटर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही एज अ आर्गूमेंट जाए, तो आप क्या करोगे, तो आप फिर से यही डेकोरेटर फिर से डिफाइन करोगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको अपने कोड को बार बार लिखना पड़ेगा। बट ये इस काम से हम बच सकते हैं डेकोरेटर विद आर्गूमेंट्स को यूज़ करके। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे अपने डेकोरेटर में एक एज आर्गूमेंट भी पास करा दूँ, फॉर एग्जांपल इंट, इससे क्या होगा, अब आपका फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ इंट ही पास करा सकते हैं आप एज अ आर्गूमेंट। अगर मैं यहाँ लिखता str स्ट्रिंग, मतलब आप अपने फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही पास करा सकते हैं अपने फंक्शन में। तो अब देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो वही काम करता हूँ मैं, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रैप्स। अब इसको कोड करने से पहले समझते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, एक डेकोरेटर डिफाइन किया। डेकोरेटर क्या करता है, एक फंक्शन लेता है, ठीक है। उसके बाद हम रैपर फंक्शन डिफाइन करते हैं। रैपर फंक्शन जितने मर्जी आर्गूमेंट ले सकता है, जितने मर्जी कीवर्ड आर्गूमेंट्स ले सकता है। उसके बाद हमने चेक किया था कि जितने भी आर्गूमेंट थे क्या वो सारे के सारे इंट थे, ठीक है। तो उसको हमने चेक किया, अगर सारे के सारे इंट थे तो हमने फंक्शन रिटर्न करा दिया, नहीं तो हमने इनवैलिड आर्गूमेंट प्रिंट करा दिया। और हमने डेकोरेटर से क्या रिटर्न किया, अपना रैपर फंक्शन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र क्या करता है, रैपर फंक्शन को कॉल करता है। अब एक बात करते हैं कि अगर हमें अपने डेकोरेटर में कोई एज अ आर्गूमेंट कुछ पास कराना है तो हम कहाँ पे डिफाइन करें उसको। देखिए, हम यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेकोरेटर एक फंक्शन लेगा, अगर हम यहाँ पे एक और आर्गूमेंट पास करा देंगे तो तो यहाँ पे रैपर को अच्छे से कॉल नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ पे एक लेवल और डीप जाना पड़ेगा, मतलब हमें इस पूरे डेकोरेटर को नेस्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको एक फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। और वो फंक्शन में हम बताएंगे कि हमें एक आर्गूमेंट लेना है जो कि ये बताएगा कि हमें अपने फंक्शन में क्या इंश्योर करना है, कि लिस्ट इंश्योर करनी है, स्ट्रिंग इंश्योर करनी है। आपको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अभी हम कोडिंग करते हैं फिर आपको समझ आएगा। देखिए, मैं अपना डेकोरेटर डिफाइन करता हूँ, डिफाइन, उस डेकोरेटर का नाम रखता हूँ मैं ओनली डेटा टाइप अलाउ। ओके, अब ये डेकोरेटर क्या करेगा, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, हमें सिर्फ और सिर्फ लिस्ट अलाउ करनी है, तो यहाँ पे लिस्ट पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो डेकोरेटर होगा वो क्या लेगा, एक आर्गूमेंट लेगा, ठीक है, मतलब एक डेटा टाइप लेगा जिसको हम इंश्योर करना चाहते हैं। उसके बाद अब ये तो डेटा टाइप ले लेगा, बट उसके बाद जो मेन काम है डेकोरेटर वाला, मतलब किसी और के फंक्शन को डेकोरेट करना, वो तो हम ऐसे ही कर पाएंगे। तो हम इस सारे काम को करेंगे इस फंक्शन के अंदर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी बात नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, जब हम आगे चल के अपने खुद के प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे, तब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब डिफाइन करते हैं। अब मैं इसका नाम डेकोरेटर रख लेता हूँ, ठीक है।
ये डेकोरेटर बिल्कुल मैं इसकी तरह ही डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे ये मैंने डिफाइन किया बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ पे मैंने ओनली इंट अलाउ नाम रखा था, अब मैंने अंदर वाले डेकोरेटर का नाम रख दिया डेकोरेटर। अब यहाँ पे 2 लेवल डीप नेस्टेड फंक्शन बना रहे हैं हम, ठीक है। ये कुछ लोगों को काफ़ी एडवांस लग सकता है जो, बट ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब डेकोरेटर, अब वैसे ही इसी तरह हम वही काम करेंगे। डेकोरेटर क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये रैप्स यूज़ करेंगे जो हमने इंपोर्ट किया, और यहाँ पे हम पास करेंगे अपना फंक्शन, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपना रैपर फंक्शन। रैपर फंक्शन क्या लेगा, जितने मर्जी आर्गूमेंट्स ले सकता है वो, और जितने मर्जी वो कीवर्ड आर्गूमेंट्स ले सकता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्राम बनाया, इसमें क्या हो सकता था, इसमें अगर हम कीवर्ड आर्गूमेंट पास कराएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ और पास करा दूँ, तो क्या होगा, तो एरर आएगी। एरर क्यों आएगी, क्योंकि कीवर्ड आर्गूमेंट गड़बड़ करेगा। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि कीवर्ड आर्गूमेंट भी ना पास करा सके कोई, ठीक है। आप इसको ट्राई करना। फिलहाल हम अपने इसी प्रोग्राम पे आते हैं। उसके बाद हमें सेम वही काम करना है। यहाँ पे हम ये काम इंट के लिए कर रहे थे, अब हम यहाँ पे ये काम इस डेटा टाइप के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम काम करना है, सारा काम बिल्कुल सेम होगा, ओके। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इस प्रिंट को यहाँ पे लिख लूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इंट के लिए चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट डेटा टाइप के लिए चेक करेंगे, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये है डेकोरेटर फंक्शन, ठीक है। इस डेकोरेटर फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे रिटर्न कराते थे अपना रैपर फंक्शन, तो ये काम तो बिल्कुल सेम होगा, रिटर्न रैपर। अब देखिए, बट हमें इस रैपर से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा बाहर वाला फंक्शन है, मेन फंक्शन तो अब हमारा ये है, ये तो हमने पुराने वाला काम किया सारा। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमें इस फंक्शन में से इस डेकोरेटर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं वो काम भी करता हूँ, ओके। अब ये बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग ज्वाइन रख लेता हूँ, इसका नाम, छोटा नाम, स्ट्रिंग ज्वाइन, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग लेगा जितनी मर्जी और उन सबको ज्वाइन कर देगा आपस में, ठीक है। तो जितनी मर्जी आर्गूमेंट्स ले सकता है एज अ स्ट्रिंग ये, ठीक है। और ये करेगा क्या, सारी स्ट्रिंग को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जो शुरू में खाली होगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन आर्क्स, आई क्या होगी, आई एक स्ट्रिंग होगी, उसको मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग में कंकैटिनेट कर दूंगा, स्ट्रिंग प्लस इक्वल आई, और लास्ट में क्या करूँगा, रिटर्न करा दूंगा एक स्ट्रिंग। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जितनी भी स्ट्रिंग होगी उन सबको आपस में कंकैटिनेट करेगा। बट यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि जो भी डेटा टाइप हो वो स्ट्रिंग में ही पास कराए हम फंक्शन में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओनली डेटा टाइप लो, और यहाँ पे लिख देंगे str स्ट्रिंग, ओके। अब इसको कॉल करके देखते हैं। तो स्ट्रिंग ज्वाइन, और यहाँ पे हम पास करते हैं 2 स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल हर्षित, यहाँ पे पास करता हूँ मैं वशिष्ठ, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। सॉरी, यहाँ पे फंक टूल्स आएगा, शायद आपको पहले ही पता लग चुका हो मैंने गलत लिखा है। तो ये देखिए, ये फंक्शन में कोई एरर नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं ताकि आपको दिख जाए स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो रही हैं। तो देखिए हर्षित वशिष्ठ, अगर मैं यहाँ पे एक और लिस्ट, एक और स्ट्रिंग पास करा दूँ, फॉर एग्जांपल ए, फॉर एग्जांपल मैंने ए पास करा दिया। अब देखते हैं हर्षित वशिष्ठ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर पास करा दूँ, फॉर एग्जांपल 8, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी और लिखा आएगा इनवैलिड आर्गूमेंट, और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि डेकोरेटर विद आर्गूमेंट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।